हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स में। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे फोर्स एंड मोशन के बारे में। फोर्स और लॉज ऑफ मोशन, मतलब कि जो बल है हम लोग का, जो फोर्स था, और लॉ ऑफ मोशन का जो गति था, इसके बारे में पढ़े। जिसमें हम लोग फोर्स के बारे में पढ़े थे कि फोर्स में क्या क्या जिक्र, फोर्स में सब सारा डिटेल बताए थे। और ये बेसिक हम लोग इसके जस्ट पहले वाला वीडियो में हम लोग कवर किए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स के बाद थोड़ा सा आगे आते हैं। फोर्स के बाद थोड़ा सा आगे आते हैं लॉज ऑफ मोशन। तो लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं कि गति का नियम क्या क्या हो सकता है। देखिए, इसमें थोड़ा सा हम आप लोग को एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है गैलीलियो के बारे में बता देते हैं। गैलीलियो सर्वप्रथम, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गैलीलियो, GAILILEO। गैलीलियो इनका नाम था। इनका नाम भी आप लोग सुने होंगे, गैलीलियो। इनका साइंटिस्ट का नाम था गैलीलियो। ये साइंटिस्ट थे गैलीलियो, जिन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले गति का नियम दिया था। सर्वप्रथम गति का नियम दिया था, लॉ ऑफ मोशन दिया था। लेकिन देखिए, इनको उतना नाम जाना नहीं जाता है। गति के नियम के चलते इनका उतना नाम जाना नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि ये उतना मतलब एक्सप्लेन डिटेल नहीं दे पाए थे जितना और आगे वाला साइंटिस्ट दिए थे। लेकिन ये नींव रख दिए थे। जो फाउंडेशन होता है ना, घर, देखिए घर पूरा बना नहीं है, लेकिन घर बनाने के लिए नीचे जो मिट्टी है ना, वो खुदाना। गैलीलियो भी एक मतलब नींव रख दिए थे, बेसिक चीज बता दिए थे ये। अब इसके बाद देखिए, गैलीलियो के बाद एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था न्यूटन। और फिर न्यूटन, ये जो भी गैलीलियो दिए थे उनका टोटल सारा एक्सप्लेनेशन न्यूटन कर दिए थे। ये एक अंग्रेज साइंटिस्ट थे, यही फिर इनका जितना भी दिया हुआ था गैलीलियो का, वो सब सारा डिटेल से ये एक्सप्लेनेशन कर दिए थे। तो देखिए, गैलीलियो क्या क्या दिए थे। सबसे पहले याद रखिएगा, गैलीलियो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, एक इनर्शिया के बारे में बताए थे। मतलब कि एक लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में बताए थे। क्या होता है ये लॉ ऑफ इनर्शिया, वो भी बताते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब होता है जड़त्व का नियम। एक ये बताए थे, मतलब क्या क्या जड़त्व का नियम होता है, और ये जड़त्व क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, इसके बारे में बताए थे। और इन्होंने, गैलीलियो ने एक चीज और बताए थे। इन्होंने एक दूरबीन का भी खोज किए थे। तो दूरबीन के नाम से तो इनको जाना जाता है, कि अभी भी पढ़ा जाता है कि दूरबीन जो टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी होता है। ये जो टेलीस्कोप है, TELESCOP, टेलीस्कोप है, इसका खोज कौन किए थे? ध्यान रखिएगा, टेलीस्कोप, दूरबीन का खोज कौन किए थे? गैलीलियो। और ये लॉ ऑफ इनर्शिया, जो लॉ ऑफ मोशन का जो फर्स्ट लॉ है ना, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है, वो भी इन्हीं का दिया हुआ है। लेकिन उसमें इनको ज्यादा इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो उसमें ज्यादा प्रेफरेंस जो और आगे साइंटिस्ट थे, जैसे न्यूटन साइंटिस्ट थे, तो उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो यहाँ से याद रखिएगा, गैलीलियो दूरबीन का खोज भी किए थे। लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम भी इन्हीं का दिया हुआ। अब देखिए, यहाँ से देखते हैं कि ये जो जड़त्व इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया के बारे में थोड़ा सा आप लोग को जिक्र कर देते हैं। देखिएगा, इनर्शिया मतलब होता है जड़त्व मतलब होता है, जैसे जड़त्व मतलब क्या, रुका हुआ, मतलब एकदम ठेठ भाषा में ढीठ जिसको बोलते हैं ना, थेथर है ये जड़त्व, इनर्शिया। उसी को मतलब कि एक ये नाम दे दिया गया है, क्या बोलते हैं उसको, साइंस का साइंटिफिक नाम दे दिया गया है इनर्शिया। लेकिन अगर इसको देहात में बोला जाए तो इसको थेथर बोलेंगे, थेथर या क्या उसको बोलते हैं, और कुछ वैसा लैंग्वेज, ढीठ बोला जाता है ना, ढीठ, एकदम ढीठे है, नहीं जाइए यहाँ से एकदम, मतलब ऐसे इसी बोला जाता है इनर्शिया। तो अच्छा, इसका मतलब देखिए क्या होता है। ढीठ मतलब क्या होता है ना, जैसे बच्चा लोग के देखिए जो गटगटा देता है, उसको कुछ भी बोलिएगा वो सुनेगा ही नहीं। तो उसी तरह इनर्शिया है कि जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब मोशन के टर्म में इसको लेते हैं, कि मतलब जब तक ये रुका हुआ रहेगा ना, जब तक रुका हुआ है कोई भी ऑब्जेक्ट, जब तक ये रुका हुआ है तो ये रुकले रहेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी छोटा बच्चा देखिए, मतलब कि जो थोड़ा बदमाश टाइप का है, उसको कुछ भी बोलिएगा ना, कोई ऐसा बड़ा भी होता है जिसको कुछ भी बोलिएगा लग रहा है ना वो सुनिए नहीं रहा है, और इसका कान में सब सुनाई दे रहा है, लेकिन गटगटा के है,
वैसे वैसे पर गुस्सा आता है थोड़ा। तो यही है इनर्शिया, मतलब कि अगर वो रुका हुआ है तो रुकले रहेगा। और एक होता है ना कि अगर चल रहा है, अगर कहीं उस मोशन में आएगा तो मोशने में आ जाएगा। जैसे देखिए कोई एक आदमी था, उसको पूरा 4 बात सुना दिए, एकदम पूरा गटगटाया था, उसको पूरा सुना दिए, उसको पूरा मतलब बोल दिए, तो फिर ये पूरा पोजीशन में आ जाएगा, पावर में आ जाएगा। अब लगेगा कि अब तो कोई भी काम है उसको पूरे कर देगा। तो इसको दोनों तरह से देख सकते हैं। अगर रुका हुआ है तो ये रुकले रहेगा, और अगर ये जहां काम करना शुरू कर दिया, काम करना जहां शुरू कर दिया तो पूरा टोटली काम कर ही देगा। तो यही है इनर्शिया, मतलब कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, या कोई अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक कि उस पर मतलब कोई भी एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करके उसको या तो रोका नहीं जाए या और कुछ नहीं किया जाए। तो वही तरह इसी तरह है। सुबह में आप लोग क्या करते हैं, अगर सुतल है तो सुतले रहिएगा, सोए हुए हैं तो सोए ले ही रहिएगा। अगर मान लीजिए कि और जग गए, भोर में जग गए तो ठीक है, लेकिन सोए हुए तो सुतले रहिएगा, अगर जग गए तो जग गए। और ये सोना और जगना, इसके बीच में रिलेशन एक होता है जो एक्सटर्नल फोर्स काम करता है। और ये एक्सटर्नल फोर्स कौन होते हैं, मम्मी या पापा, जो डांटेंगे कि सुतले है अभी तक, कब उठेगा। और जब यहाँ सो कर उठ जाइएगा तो फिर इन्हें काम करना शुरू कर दीजिएगा। फिर यहाँ भी डांटा जाएगा कि अच्छा ठीक है, सुत के उठ गया तो ठीक है, तो नहीं इन्हें काम करो, तो काम करिएगा, तो काम अब कंटिन्यू नहीं करने लगेगा। और अगर यहाँ से नहीं डांटा जाए तो सुतले रहेगा। तो इसी तरह से दोनों से यहाँ से ये कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट में है तो रेस्टे में रहेगा, या अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, या कोई आदमी सुतल है तो उठेला तो ऐसा मन नहीं करता है, सुतल है सुतले रहेगा, अगर जगल है तो जग जाएगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई कर दिया जाए तो वो जो सोया हुआ है वो तुरंत जग जाएगा, यानी वो रेस्ट से तुरंत मोशन में आ जाएगा। और जो मोशन में उसको हम लोग रेस्ट में या उसको रोक भी सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह से इसी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। इसी का एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, जड़त्व, समझे। और इनर्शिया के बारे में थोड़ा सा और आगे जिक्र करेंगे, अब फिर धीरे से आगे आते हैं थोड़ा, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जैसे इनर्शिया के बारे में समझे। अब इसके बाद आता है गैलीलियो का लॉ, सॉरी न्यूटन्स का लॉ। तो देखिए न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, ये जो न्यूटन्स लॉ है ना, न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ एकदम सेम जो गैलीलियो का जो जड़त्व का नियम है ना, कि लॉ ऑफ इनर्शिया है, एकदम सेम है। मतलब कि जो फर्स्ट लॉ है, मोशंस फर्स्ट लॉ, यानी गति के हिंदी में लिखते हैं गति के प्रथम नियम। प्रथम नियम नाम आप सुने होंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जैसे अभी बताया था, तो रेस्टे में रहेगा, मोशन में तो मोशन में चलते रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। तो गति के नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, गति के नियम को हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक गैलीलियो का जड़त्व नियम भी है। मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं गैलीलियो का जड़त्व नियम, मतलब इनर्शिया ऑफ गैलीलियोज लॉ, या लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ गैलीलियोज, यानी गति के नियम को हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये गैलीलियो का गैलीलियो का नियम है, इसको भी बोला जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है गति के प्रथम नियम को, यानी लॉ ऑफ मोशंस फर्स्ट लॉ को हम लोग गैलीलियो लॉ बोल सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल सही बोल सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, गति का जो फर्स्ट लॉ है उससे हम लोग को फोर्स का डिफिनीशन मिलता है। किस चीज का, फोर्स यानी बल का क्या हम लोग को मिलता है, डिफिनीशन, केवल और केवल डिफिनीशन। अभी ये फोर्स का रिलेशन जो होता है वो सब नहीं मिलता है। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, उस फर्स्ट लॉ से हम लोगों को फोर्स का डिफिनीशन भी हम लोग को यहाँ से आसानी से मिलता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, फोर्स, और यही फोर्स के चलते कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है या वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है, समझे। इसको हम लोग प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम बोलते हैं, फोर्स बल, और इससे हम लोग को फोर्स यानी बल का डिफिनीशन मिलता है। अब देखिए फोर्स, अगर फोर्स, यहाँ तो ये फोर्स है, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में क्या है, उसका एक्सेलरेशन तो जीरो होगा। एक चीज और हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स है ना, फोर्स से रिलेट करके, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स है, अगर फोर्स नहीं लगेगा तो बॉडी रेस्ट में रहेगा, और बॉडी रेस्ट में रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि उसका एक्सेलरेशन, जो भी उस बॉडी में एक्सेलरेशन जनरेट होता है, जो भी उसका त्वरण जनरेट होता है, तो एक्सेलरेशन में क्या होगा, जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, अगर बॉडी रेस्ट में है, तो बॉडी रेस्ट में है तो उसका एक्सेलरेशन क्या, क्योंकि बॉडी में कोई वेलोसिटी नहीं आ रहा है। और एक्सेलरेशन त्वरण क्या होता है, त्वरण बताया हुआ है, a बराबर v माइनस यू बटा टी होता है, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बटा समय, ये होता है एक्सेलरेशन त्वरण। तो जब कोई ऑब्जेक्ट में फोर्स नहीं लग रहा है तो उसमें कोई एक्सेलरेशन जनरेट ही नहीं होगा, जिसके चलते उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है।
ठीक। और एक चीज और यहाँ से, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए फोर्स लगा दिए, स्टार्टिंग में फोर्स लगा दिए, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के साथ यानी एक समान चाल के साथ मोशन कर रहा है, यानी यहाँ पे 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यहाँ भी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, सब जगह 5-5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो आगे बढ़ रहा है, तो उस समय भी ध्यान रखिएगा, उस समय भी एक्सेलरेशन उसका क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से दो तरह से क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस समय उसका एक्सेलरेशन त्वरण क्या होता है, 0। और अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के साथ आगे बढ़ रहा है तो उस समय अगर उसका एक्सेलरेशन निकालना हो तो दोनों सिचुएशन में उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। तो एक चीज यहाँ से इसको भी ध्यान रखना है। और ये फर्स्ट लॉ है। तो देखिए फर्स्ट लॉ से हम लोग को एक बोलते हैं, हम लोग उसको बोल सकते हैं फर्स्ट लॉ को गैलीलियोज का नियम भी बोल सकते हैं, गैलीलियोज लॉ, और गैलीलियोज लॉ बोल सकते हैं, या फिर उसको हम लोग जड़त्व का नियम भी बोल सकते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोल सकते हैं। तो देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया दो तरह का होता है। लॉ ऑफ इनर्शिया दो नहीं, इसको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब कि अब इसमें से देखिए पहला होगा गति का जड़त्व, मतलब कि इनर्शिया ऑफ मोशन, INERTI, इनर्शिया ऑफ मोशन, सबके बारे में जिक्र कर देते हैं। गति का जड़त्व, फिर एक और होगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये वाला कोई नहीं बताता है जनरल। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब कि दिशा के जड़त्व, दिशा का जड़त्व। और एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब होता है कि यहाँ गति था तो अभी हो जाएगा विराम का जड़त्व। अब यहाँ से देखिए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे ये काम करता है। सो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं गति के जड़त्व में। तो गति का जड़त्व कहने का मतलब है ना कि गति का जड़त्व इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन कहने का मतलब कि देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक आके यहाँ मोशन के बारे में जिक्र कर रहा है, इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में पहले रेस्ट में होगा, और इस पे जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तब ना इसमें मोशन होगा। इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब क्या, जड़त्व है। जड़त्व मतलब ये रुका हुआ था पहले, अब इसमें फोर्स लगाएंगे तब तो इसमें मोशन होगा, और जैसे अचानक से इसमें फोर्स लगाएंगे इसमें अचानक से तुरंत ही गति आ जाएगा। और इसमें जो भी बैठा हुआ आदमी है, सबसे पहले आदमी भी बैठा हुआ होगा कोई, फिर गाड़ी भी क्या था, रेस्ट में था। तो आदमी और गाड़ी दोनों क्या है, दोनों रेस्ट में। और अचानक से गाड़ी आगे बढ़ता है, अचानक से गाड़ी आगे बढ़ेगा ना, तो यहाँ जो भी बैठा हुआ इसमें आदमी है ना, उसका जो नीचे वाला पैर है वो भी अचानक से मोशन में आ जाएगा। लेकिन ऊपर वाला जो भी शरीर का ऊपर वाला पार्ट है वो क्या करेगा, वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, जिसके चलते नीचे वाला आगे बढ़ जाता है और ऊपर वाला अपना ही जगह पे रहना चाहता है। इसी के चलते पीछे देखिएगा, पीछे ये गिर जाएगा। अचानक से गाड़ी आगे बढ़ेगा ना, अचानक से गाड़ी आगे तो पीछे जाके ढलना जाइएगा। और क्या होता है जब ये मोशन में तो बाद में फिर तो जाके रुकेगा भी, तो बाद में जाके रुकेगा तो उस समय भी देखिएगा जब अचानक से रुकेगा ना, तो नीचे वाला पार्ट क्या है, नीचे वाला पार्ट मोशन में है, क्योंकि नीचे वाला पार्ट पैर वाला जो नीचे वाला पार्ट है वो गति में आ गया है। जो भी नीचे वाला पार्ट है गति में आ गया है, और अचानक से, और नीचे वाला पार्ट गति है और गति में है, और हम लोग का मतलब पूरा जो बॉडी है, पूरा बॉडी धीरे धीरे मोशन में आ जाता है। और अचानक से जैसे ही ब्रेक मारता है तो नीचे वाला, तो जो पैर वाला जो पार्ट है, नीचे वाला पैर वाला पार्ट, वो अचानक से रुक जाता है। और अचानक से रुकता है, लेकिन शरीर वाला ऊपर वाला पार्ट मोशन करना चाहता है। और देखिएगा कि अचानक से फिर जाके उन्हें जाके बजड़ जाता है बस उसमें। देखिएगा कि अचानक से अगर चला, अचानक से गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा तो पीछे क्यों चल जाएगा, और अचानक से गाड़ी रोका तो क्या करेगा, आगे के जाके मुँह के भले गिरेगा। तो देखिए यहाँ से अगर अब यहाँ से देखिए इनर्शिया ऑफ मोशन, ये तो स्टार्टिंग में रेस्ट में था, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये वाला हो जाएगा, और इनर्शिया ऑफ मोशन ये वाला हो जाएगा। मतलब कि अगर गाड़ी शुरू में स्टार्ट किया है, अगर गाड़ी शुरू रेस्ट में था और अचानक से गाड़ी स्टार्ट किया
तो रेस्ट से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए उसको हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोल देंगे। और उस समय आदमी किधर जाता है, अचानक से आगे बढ़ेगा, तो जिसके चलते आदमी पीछे की ओर भागेगा। और अगर गाड़ी चल रही है मतलब कि यहाँ से आगे बढ़ना शुरू हो गया, तो गाड़ी चल रही है और गाड़ी चलने के बाद अचानक से ब्रेक लगाता है, तो आदमी क्या होता है, आगे की ओर भाग जाता है। और ये गाड़ी ये चल रही है मोशन में, इसी के चलते इसको हम क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन। ऐसा बहुत तरह का है। जो देखिए इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में और क्या है कि कंबल, देखिए कंबल, निहाली, खुद तोशक मतलब तकिया, ये सबको देखिएगा, वो सब में क्या है कि धूल कण अंदर फंसा हुआ है, उसको ठोकिएगा ना तो देखिएगा उससे गर्दा निकलेगा। तो स्टार्टिंग में क्या था, रेस्ट में था, यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में था। जब हम लोग उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो उसमें जो भी धूल गर्दा है वो सब बाहर निकलने लगा, तो वो भी क्या है, वो भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट के थ्रू ही होता है। अब अचानक से देखिएगा कि जैसे पेड़ में, ये जो पेड़ है, आम का पेड़ है, उसमें देखिएगा कि आम का फल लटका हुआ रहता है, और हम लोग क्या करते हैं कि ये जो इसका टहनी है, इस टहनी को हिलाते हैं, तो अम्मो क्या होता है, अम्मो नीचे गिर जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग हिला रहे हैं, स्टार्टिंग में तो रेस्ट में था, जब हम लोग हिला रहे हैं टहनी को, तो ये आम है वो अपना जगह छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन ये टहनी के चलते ये क्या हो जाता है, टहनी ऊपर नीचे हिलने लगता है और आम अपना ही पोजीशन में रहना चाहता है, जिसके चलते ये हिलने लगेगा। और एगो मतलब क्या कि एगो हिला रहा है, एगो जबरदस्ती इसको पकड़ के रखा है, तो दोनों में कनेक्शन तो हो नहीं रहा है, दोनों में कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसी के चलते टूट के क्या होगा, गिरेगा नीचे। तो ये सब है इनर्शिया ऑफ जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल। फिर देखिएगा कहाँ, कांच का एक कोई गिलास है, कांच का गिलास तो रुका हुआ है, उसमें देखिएगा अचानक से अगर पत्थर मारिएगा ना, अचानक से पत्थर, अब इसमें भी पत्थर का वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर ज्यादा वेलोसिटी से मारिएगा तो ये पत्थर आराम से घूस के यहाँ से निकाल देगा, लेकिन अगर थोड़ा कम वेलोसिटी से बीगेगा ना तो ये क्या करेगा, यहाँ बाहर नहीं निकलेगा बीच में से फोड़ के, ये अगल बगल क्या करेगा, अगल बगल क्रेक कर देगा। तो ये भी क्या है, ये भी है विराम का जड़, यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल। अब इनर्शिया ऑफ मोशन में देखिए क्या क्या हो सकता है। इनर्शिया ऑफ मोशन में देखिए कि देखिए इनर्शिया ऑफ मोशन में अगर आप लोग दौड़ते होंगे, सुबह में तो उस समय देखिएगा, अगर आप लोग दौड़ रहे हैं पूरा स्पीड में दौड़ रहे हैं तो अचानक से कभी नहीं रुक पाइएगा। कभी भी अचानक से रुकिएगा ना तो आपको तुरंत घुमारी मार देगा या तुरंत जाके गिर जाएगा। इसीलिए दौड़ते समय, और मान लीजिए यहाँ से दौड़ना शुरू किया और यहाँ रुकना है, तो यहाँ आप जाके धीमा हो जाइएगा, लेकिन रुक नहीं पाइएगा तुरंत, कुछ दूर तक और क्या होगा, और दौड़ना होगा, क्योंकि जो इधर वाला मोशन है उस मोशन पूरा हम लोग को बॉडी में घुस गया है एकदम। और उस मोशन को कम करने के लिए, क्योंकि बॉडी में मास है मतलब कि द्रव्यमान है, तो उस द्रव्यमान के चलते हम लोग को वेलोसिटी और ज्यादा बढ़ जाता है, तेजी से चलने लगते हैं। और उसको अचानक से रोकना नहीं, उसको रोकने के लिए हमको क्या करना होगा, धीरे धीरे रोकना होगा, और उसके लिए कुछ दूर तक और दौड़ना होगा। तो ये है हम लोग का इनर्शिया ऑफ मोशन का ये सब एग्जाम्पल है। दौड़ता हुआ व्यक्ति अचानक रुक नहीं सकता है, क्योंकि वो जड़त्व के चलते धीरे धीरे आगे बढ़ते रहता है। तब अचानक से रुकेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। और देखिए, और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, दौड़ता हुआ व्यक्ति अचानक तो रुक नहीं पाएगा, उसको रुकने के लिए कुछ दूर तक और क्या करना होगा, दौड़ना होगा। और देखिए, चलती हुई गाड़ी से अचानक आप लोग रुकिएगा ना तो वहां पे गिर जाइएगा, और उस गिरने का कारण क्या है, गति का जड़त्व के कारण। तो वहां पे हमको क्या है कि चलती हुई गाड़ी से अगर आप लोग अचानक से बाहर उतर रहे हैं तो क्या होगा कि गाड़ी के डायरेक्शन में ही कुछ दूर तक क्या होगा, दौड़ना होगा, ताकि कुछ दूर मतलब कि तुरंत अचानक से रेस्ट में मत आइए। अचानक से रेस्ट में आ जाइएगा ना तो हमारा बॉडी, गाड़ी के साथ साथ हमारा बॉडी भी मोशन में रहता है, और गाड़ी से जैसे ही अचानक से बाहर रुकिएगा तो सीधे नीचे पैर पे आके क्या हो जाता है, खड़ा हो जाते हैं, जमीन पर आके खड़ा हो जाते हैं, और अचानक से हम लोग का पैर रेस्ट में आ जाता है, जिसके चलते गदाग मारी आगे जाके बिगा जाइएगा एकदम मुंह के बल पूरा। इसीलिए यहाँ इससे बचने के लिए इससे क्या करना होगा, गाड़ी के डायरेक्शन में कुछ दूर तक क्या होना होगा, दौड़ना होगा, तब आप लोग बच सकते हैं, नहीं तो फिर गिर सकते हैं। ये भी क्या है, ये भी गति का जड़त्व का एग्जाम्पल है कि चलते हुए बस से अचानक से अगर बाहर रुक रहे हैं तो उस समय आपको सावधानी से उतरना होगा, और सावधानी क्या बरतना है कि आगे आपको कम से कम कुछ दूर तक
दौड़ना होगा, चलना होगा। लंबा कूद, देखिए जो लंबा हाई जंप या जो लॉन्ग जंप रहता है ना कि यहीं से उछक के कितना दूर तक जा रहे हैं, हाई जंप या लॉन्ग जंप में, उस समय भी देखिए, उस समय भी अगर आपको हाई जंप और लॉन्ग जंप करना है तो आपको कुछ दूर से दौड़ते हुए आना होगा। तो क्योंकि कुछ दूर से दौड़ने से क्या होता है ना कि मोशन बन जाता है शरीर में, और जिसके चलते ये क्या होता है कि लंबा दूर तक उछक पाता है या हाइट तक उछक पाता है। तो ये भी एक इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। तो लंबी कूद जो लॉन्ग जंप होता है उस समय कूदने के लिए थोड़ा स्टार्टअप लेना पड़ता है। तो ये सब एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ मोशन का। फिर इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब देखिए एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, सो देखिए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब कि दिशा का जड़त्व। तो इसमें देखिए अगर आप लोग बस से या कहीं भी सफर करते होंगे तो वहां पे गौर किए होंगे, जहाँ पे मुड़ान होता है ना उस समय देखिएगा, जहाँ पे भी मुड़ान होता है अगर बस इधर मुड़ रहा है तो आप लोग जिधर मुड़ रहा है उधर जस्ट उसका अपोजिट डायरेक्शन में आप लोग आराम से घूम जाते होंगे। कभी दाएं जाते होंगे तो दाएं बह जाता होगा तो आपका शरीर बाएं की ओर भागता होगा, बाएं जाता होगा तो आपका शरीर दाएं की ओर भागता होगा। तो वो क्या होता है, वो होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी दिशा के जड़त्व, उसी को बोलते हैं। साइकिल से भी मुड़ते होंगे, जब मुड़ान पे साइकिल मुड़ते होंगे तो उस समय भी आपका डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो जाता होगा। तो वो जहाँ पे उस तरह का डायरेक्शन चेंज होता है वहां पे बोलते हैं हम लोग उसको का दिशा का जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो यही था हम लोग का लॉ ऑफ इनर्शिया। और ये लॉ ऑफ इनर्शिया कहाँ से आया, ये गैलीलियो का दिया हुआ है, और इसी को हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है वही हम लोग का क्या लॉ ऑफ इनर्शिया है। ठीक, तो यहाँ से सारा चीज जानकारी लगभग क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या हम लोग को यहाँ से हो सकता है। अब एक चीज देखिए, हम लोग इनर्शिया पढ़ रहे हैं। इनर्शिया और मास में एक थोड़ा सा रिलेशन होता है। इनर्शिया और मास, देखिए द्रव्यमान और जड़त्व, हिंदी में इसको बोल सकते हैं हम लोग द्रव्यमान और जड़त्व। द्रव्यमान मतलब होता है मास एंड इनर्शिया, INERTI। मास एंड इनर्शिया में देखिए एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है कि दोनों सेम ही चीज है। दोनों क्या है, दोनों सेम ही चीज है। यानी इनर्शिया आता कहाँ से, कोई भी बॉडी में इनर्शिया, कोई भी बॉडी में जड़त्व आया कहाँ से, क्योंकि उस बॉडी में क्या मास है। जब तक मास नहीं रहेगा, जब तक द्रव्यमान नहीं रहेगा, तब तक ये जड़त्व इनर्शिया उसमें आ ही नहीं सकता। तो यानी इसका कहने का मतलब कि जितना ही ज्यादा मास होगा, जितना ही ज्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा, यानी जितना ही ज्यादा वो भारी होगा, उतना ही उसका इनर्शिया क्या होगा, इनर्शिया उसका उतना ही ज्यादा होगा। इसीलिए देखते होंगे कि जो भारी गाड़ी होता है ना, भारी गाड़ी, उसको चलाने में मजा आता है, चलाने में उसको मजा आता है। जो हल्का गाड़ी होता है ना, उसको ज्यादा अगर स्पीड कीजिएगा ना तो लगेगा ना कि हिलने लगा, उड़ियाने लगा, इस टाइप का। तो ये सब कहाँ से ये सब होता है, यही से कि वो भारी गाड़ी रहता, भारी मास रहता, और ज्यादा मास होने के चलते उसमें जड़त्व क्या, उसका इनर्शिया भी ज्यादा होता है। और इनर्शिया ज्यादा होने के चलते क्या होता है कि वो बैलेंस बनाकर और धीरे धीरे आगे चलने में आसानी होता है। ज्यादा जड़त्व होगा तो मोशन में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार स्पीड धर लिया तो फिर थोड़ा रोकने में भी उसको समय लगेगा। तो द्रव्यमान और जड़त्व दोनों लगभग सेम ही है, लेकिन द्रव्यमान पहले आएगा, इसके बाद जड़त्व। जड़त्व किस चीज पे डिपेंड करता है, द्रव्यमान पे। यानी इनर्शिया किस चीज पे डिपेंड करता है, द्रव्यमान पे, मास पे। यहाँ से पूछ देगा कि, यहाँ से पूछ दे सकता है कि जैसे देखिए डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है। जैसे एगो दे देगा ना कि एक ट्रेन है, एगो साइकिल है, ट्रेन और साइकिल का दोनों में मास किसका ज्यादा होगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, मास से रिलेट नहीं करेगा उसको। जैसे देखिए एक दे देता है, ट्रेन दे देता है, और एक साइकिल दे देगा, और यहाँ से बोलेगा ना कि इस दोनों में जड़त्व किसका, यानी इनर्शिया किसका ज्यादा है। अगर देखिए आपको घुसा दिया इनर्शिया से, ये डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है कि इस दोनों में द्रव्यमान किसका ज्यादा, द्रव्यमान यानी कौन ज्यादा भारी है, तो यहाँ से आप लोग तुरंत बोल दीजिएगा वो ट्रेन में ज्यादा भारी होगा साइकिल का कंपेयर में। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट द्रव्यमान नहीं पूछ के कहाँ घुसा देता है, यहाँ जड़त्व के साथ घुसा देता है। अगर जड़त्व यानी इनर्शिया और द्रव्यमान में जो रिलेशन नहीं जानता वो फंस जाता है। तो ये जड़त्व फिर किससे के पास जाएगा, ये द्रव्यमान के पास जाएगा। यानी इस दोनों में देखेगा कि किसका मास ज्यादा होता है। तो किसका मास ज्यादा होता है, ट्रेन का। तो साइकिल का मास कम होता है, तो ट्रेन का मास ज्यादा होता है। इसका मतलब उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा। साइकिल का इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। इनर्शिया किस चीज पे डिपेंड करता है, मास पे। ध्यान रखिएगा, इनर्शिया किस चीज पे डिपेंड करता है, मास पे। तो अगर अब कोई भी कुछ बोलना चाहे तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि द्रव्यमान और जड़त्व यानी मास और इनर्शिया के बीच का रिलेशन क्या होता है। इनर्शिया डिपेंड करता है किस पे, मास पे डिपेंड करता है। और जिसका जितना ही ज्यादा मास होगा उसमें उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। जैसे ट्रेन और साइकिल में, तो ट्रेन में ज्यादा इनर्शिया होता है, साइकिल में कम होता है।
ठीक। तो ये हो गया, ये हम लोग सीखे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से इतना सारा चीज हम लोग सीख लिए हैं। अब इसमें हम लोग फिर पढ़ेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ और न्यूटन्स थर्ड लॉ। देखिए न्यूटन्स सेकेंड लॉ भी अच्छा है, उसको देखिए पूरा हम एक्सप्लेनेशन करेंगे नहीं, उसमें जो जो मेन पॉइंट है ना वो हम आप लोग को बता देते हैं। देखिए न्यूटन्स सेकेंड लॉ बोलता क्या है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, यानी किसी वस्तु के यानी चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर यानी रेट आ रहा है। रेट मतलब कि मोमेंटम, रेट मतलब क्या, मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन की दर यानी संवेग बटा समय। अब यहां से देखना होगा कि अब ये मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम मतलब संवेग क्या होता है, इसको जनरली हम लोग पी से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं कि संवेग क्या होता है। संवेग देखिए, संवेग मतलब होता है कि संवेग को अगर डिफिनीशन देना चाहे तो पी बराबर होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। द्रव्यमान गुने वेग मतलब कि मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी करने का मतलब कि संवेग, दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, मोमेंटम के बराबर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में जितना ही ज्यादा मास होगा, देखिए जितना ही ज्यादा मास होगा उसमें उतना ही ज्यादा, यहां से अगर रिलेट करना चाहें तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं जितना ही ऑब्जेक्ट में ज्यादा मास रहेगा उसमें वेलोसिटी उतना ही होगा ज्यादा। लेकिन टाइम फिर यहाँ डिपेंड करने लगेगा, टाइम फैक्टर आ जाता है। तो यहाँ से अगर हम लोग बोलना चाहें तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग यानी जो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी नॉन एज मोमेंटम बोल सकते हैं। लेकिन अगर इसको समझना चाहे तो यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर जो ऑब्जेक्ट जितना ही ज्यादा मास होगा तो उसमें वेलोसिटी भी ज्यादा होगा, और वेलोसिटी ज्यादा होगा तो उसको रोकने के लिए भी हमको क्या करना होगा, ज्यादा फोर्स लगाना होगा, या उसको स्टार्टिंग में चालू करने के लिए भी हम लोगों को ज्यादा फोर्स का यूज करना होगा। तो संवेग का यही है। देखिएगा कहीं कहीं वो जो पंप होता है ना, पानी फेंकने वाला, उसमें देखिएगा ये जो गोल का चक्का होता है ना, ये देखिएगा पूरा भारी रहता है, एकदम पूरा भारी रहता है पंप, पानी फेंकने वाला पंप। उतना भारी क्यों दिया जाता है, इसीलिए भारी दिया जाता है क्योंकि उसका जितना ही ज्यादा भारी देंगे उतना ही उसमें वेलोसिटी पूरा हो जाएगा। देखिए स्टार्टिंग में भी जब स्टार्ट करते हैं हैंडल से तो उस समय भी देखिएगा कि पूरा उसमें फोर्स लगाना पड़ता है। अगर ज्यादा पूरा बल नहीं लगाएगा तो घूमेगा ही नहीं। तो स्टार्टिंग में चालू करने में भी समय लगता है, और जब उसको पंप को बंद कीजिएगा तो उस समय भी देखिएगा। और वेलोसिटी तो कहिए मत, इतना इस रफ्तार में चलता है, क्यों, क्योंकि वो मास उसका बहुत ज्यादा है। और वेलोसिटी फिर उसको रोकने में हाथ से रोक पाइएगा, हालत खराब कर देगा, हाथ पैर सब कुछ कर देगा। तो हाथ से उसको नहीं रोक पाएगा। तो देखिएगा जब पंप या जनरेटर कुछ भी बंद कीजिएगा तब भी वो बहुत देरी तक क्या होता है, गोले 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 घूमते रहता है। तो वो सब कहाँ से, वो सब मोमेंटम से ही लिया गया। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा मोमेंटम का। अब थोड़ा सा और इसमें जिक्र कर देते हैं, मोमेंटम समझा दें। मोमेंटम यानी संवेग बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। याद रखिएगा संवेग पी से मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मास का केजी मीटर पर सेकेंड, यानी संवेग बराबर क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड, इसका ऐसा यूनिट है। फिर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि ये एक सदिश राशि है, समझे, ये एक सदिश राशि है। और जब ये एक सदिश राशि है तो ये एक सदिश राशि, अगर इसका हम लोग को डायमेंशन फार्मूला निकालना चाहे तो डायमेंशन फार्मूला भी निकाल सकते हैं एमएलटी के टर्म में। तो देखिए केजी मतलब मास, उसको एम से डिनोट करेंगे, एम मतलब मीटर लेंथ, उसको एल से डिनोट करेंगे, सेकेंड, टी मतलब टाइम, एमएलटी ऊपर -1 है तो -1, एमएलटी -1, ये क्या है, ये मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला है, ठीक ना। संवेग बराबर क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड, इसको फार्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, केजी मीटर पर सेकेंड, एमएलटी -1, ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। इतना सारा चीज बता दिए। और वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। फिर यहां भी बता दिए कि अगर चलाने और रोकने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यानी कोई भी, जैसे अभी हम पंप वाला एग्जांपल देकर बताएं, पंप वाला चक्कर में उसमें अगर ज्यादा मास वाला दीजिएगा तो ज्यादा मास वाला का फायदा भी है, बहुत फायदा भी है, लेकिन हाँ उसमें एनर्जी भी लगता है, क्योंकि अब फायदा ज्यादा है एनर्जी के कंपेयर में। तो ज्यादा मास दीजिएगा तो वेलोसिटी भी ज्यादा लगेगा, लेकिन हाँ
ज्यादा मास दीजिएगा तो फोर्स भी ज्यादा कंज्यूम करेगा, और ज्यादा फोर्स लगेगा इसका मतलब कि डीजल भी ज्यादा लेगा, डीजल पेट्रोल भी थोड़ा ज्यादा खाएगा। तो मतलब एक दूसरे के साथ रिलेट करते रहेगा तो यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ से एग्जाम में क्या पूछ सकता है, यहाँ से पूछ सकता है कि संवेग का एसआई यूनिट क्या होता है, तो केजी मीटर पर सेकंड। संवेग का अगर मोमेंटम कौन सा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। फिर यहाँ से बोल सकता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का मास को बढ़ा दिया जाए तो उसका वेलोसिटी पे क्या असर होगा। तो देखिए मास बढ़ाइएगा तो पक्का है कि वेलोसिटी भी बढ़ेगा, एकदम फिक्स है कि मास बढ़ाइएगा तो वेलोसिटी भी चक बढ़ेगा। तो ये सब सारा चीज हम लोग का फर्स्ट यूनिट से हो गया। अब देखिए अब हम लोग आते हैं हम लोग सेकेंड में। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ में हम लोग क्या बोले, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी संवेग में परिवर्तन की दर। तो संवेग बराबर हम लोग क्या जानते हैं, संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग जानते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। अगर चेंज इन मोमेंटम यानी चेंज इन संवेग यानी फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, घटाना होगा विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ, टाइम से। तो जो भी यहां से होगा, और ध्यान रखिएगा ये फाइनल फिर से डिफिनेशन देखिए, फिर से डिफिनेशन बोलते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्सटर्नल फोर्स। तो इसका ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, चेंज इन मोमेंटम यानी चेंज इन संवेग। जो भी संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बटा टाइम। और देखिए फाइनल मोमेंटम करने का मतलब क्या हो जाएगा, एम भी हो जाएगा माइनस इनिशियल मोमेंटम यानी एम तो वही रहेगा मास, लेकिन उसका इनिशियल वेलोसिटी लिख देंगे यू बटा नीचे क्या लिख देंगे टाइम। दोनों तरह से मास निकालेंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा v माइनस यू, ये बटा टी नीचे कर दीजिए। देखिए v माइनस यू बटा टी क्या होता है, v माइनस यू बटा टी बराबर ए होता है ए। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। इसका मतलब क्या हो रहा है समझ रहे हैं कि अगर ज्यादा मास रहेगा, देखिए अगर ज्यादा मास रहेगा, देखिए फोर्स दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक्सेलरेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्सेलरेशन कहने का मतलब यहाँ से फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ज्यादा मास रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा रहेगा तो उसमें उसको मोशन में लाने के लिए भी फोर्स हम लोग को ज्यादा लगाना होगा। अगर और ज्यादा मोशन में लाना है तो उसको हम लोग क्या करना होगा, फोर्स और उसमें ज्यादा लगाना होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए में। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एगो कोई कांस्टेंट आएगा के ए में, और के का वैल्यू यहाँ क्या होता है 1, इसीलिए एफ बराबर डायरेक्ट हम लोग को क्या हो जाता है ए में। तो यहाँ से हम लोग को पूछ सकता है कि जो न्यूटन्स सेकेंड लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से तो हम लोग फोर्स का डिफिनेशन लिए, लेकिन न्यूटन्स सेकेंड लॉ से हम लोग फोर्स का इक्वेशन प्राप्त किए। मोशन सेकेंड लॉ से हम लोग को फोर्स का इक्वेशन मिलता है जो होता है फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ये आया कैसे, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स अप्लाइड फोर्स। तो ये हम लोग का सेकेंड लॉ से हम लोग को मिलता है। अब यहाँ से देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब फोर्स के बारे में देख लेते हैं। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। कल भी बताए होंगे फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है, मास होता है केजी, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो एफ बराबर होता है एम ए यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाहते हो तो लिख सकते हैं केजी मतलब क्या एम, और मीटर मतलब लेंथ, टाइम मतलब के एम एल टी माइनस 2। ये क्या हो गया, ये हम लोग का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। ये फोर्स है तो फोर्स में डायरेक्शन होता है, इसीलिए ये क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, इसीलिए इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि इसको हम लोग बोल सकते हैं, सदिश राशि। समझे। अब आखिर इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूजेज बहुत जगह होता है, समझे। ये जो चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स अप्लाइड फोर्स, इसको बहुत जगह हम लोग जनरली यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए कराटा के खिलाड़ी लोग भी ना, टाइल्स का एक समूह होता है, पूरा ग्रुप होता है, उसको पूरा फोड़ देता है, अचानक से मारेगा और फोड़ देगा। तो वहां पे ये कैसे फोड़ता है, वहां पे उसका रीजन है, वहां उसका रीजन है। जब भी देखिएगा इसको फोड़ते हुए देखिएगा तो उस समय ध्यान रखिएगा जो हाथ से ऐसा मार रहा है ना, उस हाथ का वेलोसिटी देखिए, यानी जो भी हाथ का मास है वो मास को टोटल कन्वर्ट कर देता है उसको वेलोसिटी के टर्म में, और पूरा तेज रफ्तार से इसको मारता है, और अचानक से इसको क्या कर देता है, तेज रफ्तार से मारने से ये तुरंत टूट जाता है। अगर धीरे से भी मारिएगा ना तो हाथे में चोट लगेगा। और सबसे बड़ा क्या चीज होता है, प्रैक्टिस।
सबसे बड़ा चीज होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने से ही आदमी का निखरापन उभरता है। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो कोई निखरापन नहीं उभरेगा। तो इसीलिए प्रैक्टिस भी इसमें मायने रखता है। और इसका बहुत सारा ये है एग्जाम्पल है। और देखिएगा जब आदमी क्रिकेट मैच ये सब खेलते होंगे तो उस समय देखते हैं कैच उच लेते हैं ना, कैच लेते हैं तो उस समय भी देखिएगा कैच लेने के बाद हाथ बॉल में जैसे ही हाथ में जैसे ही बॉल आया तो हाथ को तुरंत पीछे धक्का देते होंगे। इसका भी रीजन वही है क्योंकि इधर से जो जिस वेलोसिटी से बॉल आ रहा है उस वेलोसिटी को हम लोग क्या किए, अचानक से जीरो कर दिए। और अचानक से उस वेलोसिटी को जीरो कर दिए तो टोटल फोर्स हम लोग को कहाँ लगेगा, हमारे हाथ में ही लगेगा। हाथ में लगेगा तो चोट लगेगा। इसीलिए इस जो इधर से बॉल आ रहा है उस बॉल के मोशन को तुरंत से हम लोग क्या करेंगे, तुरंत से जीरो नहीं करेंगे, उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हाथ को पीछे कर देते हैं। और इसके साथ साथ इसमें मोशन भी है और इसके साथ साथ क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट का मास भी है। तो मास इंटू वेलोसिटी दोनों साथ साथ आता है, जिसके चलते इसको हम लोग मोमेंट बोल देते हैं। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट जो भी समझिएगा उसको अचानक से जीरो मत कीजिए। उसको जीरो अचानक से कीजिएगा तो खुद को ही नुकसान झेलिएगा। इसीलिए उसको जीरो करने में क्या करना पड़ता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। थोड़ा टाइम दे के कीजिए तो तुरंत जीरो हो जाएगा, समझे। और चोट भी नहीं लगेगा हाथ में। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी क्रिकेट मैच खेलते हैं तो जो भी कैच उच लेते हैं तो उस समय आप हाथ आराम से पीछे कर दीजिए, चोट कम लगेगा। ये नहीं कि तुरंत जो बॉल आया उसको तुरंत हाथ में रख लें, तो वैसे ठीक बात नहीं रहेगा। तो ये था हम लोग का न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। और एक होता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। तो देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ तो एकदम इजी है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कि इसका हिंदी क्या होगा, हिंदी होगा कि जब हम आपको मारेंगे तो आप भी हमको मारिएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसमें देखिए थर्ड लॉ बोलता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों साथ साथ होता है। यानी अगर हम किसी भी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो भी हम पे भी वो फोर्स लगा रहा है। यानी दोनों सेम है। इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्या करेगा, इधर से ये भी फोर्स लगाएगा। यानी यहाँ क्रिया यानी ये जो काम कर रहे हैं और काम के साथ साथ जो इसका अपोजिट रिएक्शन मिल रहा है वो दोनों लगभग सेम होता है। जैसे देखिए नदी में आप लोग तैर रहे हैं, नदी में तैर रहे तो उस समय क्या करते हैं, पैर है हम लोग का, उस पैर से पानी को धक्का देके पीछे ठेलते हैं। और जैसे ही पानी को धक्का दीजिएगा तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे थर्ड लॉ होता है, हम लोग पृथ्वी पे चलते हैं, पृथ्वी पे हम लोग चलते हैं, धरती पे चलते हैं। उस समय देखिएगा हम लोग धरती, ये हम लोग का पैर है ना, उस पैर क्या होता है ना कि धरती को नीचे पीछे की ओर धक्का देता है। और धरती भाई ये तो मामूली बात नहीं है पीछे इस धरती को ढकेल देना, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा मास है। तो धरती पे कोई असर दिखता नहीं और वो हम लोगों के ऊपर ही असर दिख जाता है, जिसके चलते हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आगे बढ़ने लगते हैं। और ये जो धरती है अपना जहां पैर है वहीं पे रहता है, लेकिन हम लोग आगे बढ़ने के लिए धरती को क्या करते हैं, पीछे धक्का देते हैं, समझे। ऐसे भी लोग जनरल रियल लाइफ में क्या करते हैं, रियल लाइफ में भी इसको यूज करते हैं अपने आप को आगे बढ़ने के लिए। किसी को जान मार देना, किसी को ये कर देना, मतलब कि दूसरे को क्या करना है, पीछे धक्का देना है ताकि हम उससे आगे बढ़ सकते। उन लोग ये नहीं जानता है ना कि अगर हम ये काम करेंगे ना तो फिर गड़बड़ है। अगर तुम्हारे पास इतना कैपेसिटी है तो इसके साथ साथ रहते हुए भी तुम आगे बढ़ के दिखा दो ना, तब न मानेंगे। ये कभी भी नहीं दिमाग में लाना चाहिए कि हाँ अगला सामने वो बढ़ रहा है तो उसको हम नीचे गिरा दे और हम आगे बढ़े, तब फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। थर्ड लॉ यहाँ पे अप्लाई हो जाता है कि मतलब कि इसको जितना नीचे आप दबाइएगा उतना ही ऊपर उठिएगा, नहीं अगर वैसा काम कीजिएगा तभी उठिएगा, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो तैरना ये सब बता दी आप लोग को। बंदूक से गोली वोली निकलता है उस समय भी देखिएगा अचानक से जैसे यहाँ से गोली बाहर निकलेगा, यहाँ से गोली बाहर निकलेगा तो ये क्या करेगा, पीछे की ओर जड़ झटका देगा, पीछे की ओर झटका देगा तो फिर वहां से भी बचना पड़ता है, वहां भी आसान नहीं रहता। तो यहाँ पे सब ट्रेनिंग उन लोग को दिया हुआ रहता है। घोड़ा ये सब पीछे खींचता है। फिर रॉकेट का गति, जो भी रॉकेट ये सब मोशन में करता है, जो भी ऊपर में जाता है रॉकेट, उन लोग में भी न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई होता है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ समझ गए, मतलब कि जहां पे काम हो रहा है यानी एवरी एक्शन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी जो हम लोग एक्शन दे रहे हैं, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, जस्ट उसका रिजल्ट विपरीत दिशा में तुरंत मिल जाएगा।
समझे, यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो बस आज का क्लास को यहीं तक रखते हैं, मतलब कि जो भी पढ़े हम लोग उसको आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे, फिर इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अगले दिन हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे, जो भी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का थर्ड वीडियो होगा, क्योंकि एक वीडियो दे दिए हैं, एक वीडियो ये होगा, इसका थर्ड पार्ट और आएगा, तो वहाँ पे हम आप लोगों को अच्छे से पढ़ा देंगे। जो भी और पार्ट बचा हुआ है फिर वहाँ से ये चैप्टर पूरा पूरी खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, फिर केवल देखिए सब थ्योरी फिर केवल खत्म हो जाएगा, फिर केवल और केवल आप लोग को क्वेश्चन पढ़ाएंगे, क्वेश्चन बताएंगे, ताकि वहां से आप लोग हर एक चीज कवर कर सके। लेकिन आप लोग थ्योरी सब देखते रहिएगा, थ्योरी से आप लोग को बहुत बेनिफिट होगा, ताकि जो भी आप लोग को क्वेश्चन दिया जाए वो सब क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, बस थैंक यू, बाय।